सब लोग चाय में क्यों बैठे हैं? उधर जाके क्यों नहीं बैठते धूप में? अब पेड़ों की क्या जरूरत है इन्हें? ये जितने लोग यहाँ बैठ के पार्टी कर रहे हैं, कल इन्होंने 100 पेड़ काटे हैं और सब पुलिस वाले, पेड़ काटने वाले और अनाचारी वाले यहाँ समोसा पार्टी कर रहे थे। हमें ऑफर कर रहे थे, हम समोसा खा रहे कि हम आप भी खाओ। हम रो रहे हैं और हमें समोसे खिला रहे हैं। ये सब लोग चाय में क्यों बैठे हैं? उधर जाके क्यों नहीं बैठते धूप में? अब पेड़ों की क्या जरूरत है इन्हें? जो पेड़ काट रहे हैं उसी पेड़ से छाव मांगते हैं। क्यों? जाकर वहां बैठे ना जहाँ पेड़ काट रहे हैं भरी धूप में। नहीं, सबको पेड़ काटने हैं। जो आते हैं मजदूर उनको भी पेड़ काटने के बाद जब आराम चाहिए तो आके वो इधर ही बैठ के खाना खाते हैं। क्यों? मेरा ये सवाल है इन सब लोगों से भी, क्या इनका जमीर मर गया है? आत्मा मर गई है? अंधे हैं, बहरे हैं, कौन लोग हैं ये? खत्म हो गए हैं क्या? मुर्दा है, चलते फिरते मुर्दा। सोचिए अगर एक दिन आप उठकर देखें और जिस रोड से आप रोज गुजरते हैं उसके दोनों तरफ खड़े हजारों पेड़ सिर्फ कुछ घंटों में गायब हो जाएं तो कैसा लगेगा। अब इमेजिन कीजिए ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये सालों पुराने जंगल का हिस्सा है। ये बर्ड्स का घर है, ये एलिफेंट का रास्ता है, ये वही पेड़ हैं जो हर दिन लाखों लोगों को साफ हवा देते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पेड़ों को गले लगा रहे हैं, पुलिस से टकरा रहे हैं और सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पेड़ मत काटो। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में डेवलपमेंट के लिए इतने सारे पेड़ काटना जरूरी है या फिर हम प्रोग्रेस के नाम पर अपना फ्यूचर ही काट रहे हैं। ऋषिकेश एक ऐसा शहर जहां सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया योगा कैपिटल के नाम से जानती है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन ऋषिकेश की असली पहचान सिर्फ गंगा या टेम्पल्स नहीं बल्कि इसके घने जंगल हैं, शिवालिक रेंज और राजाजी नेशनल पार्क के आसपास का वाइल्ड लाइफ भी है। यही वजह है कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इस एरिया को इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव मानते हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ भनियावाला से ऋषिकेश तक बनने वाले रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट को लेकर। गवर्नमेंट का कहना है कि रोड जो है वो ट्रैफिक के प्रेशर को कम करेगा, एक्सीडेंट कम होंगे, टूरिस्ट को बूस्ट मिलेगा और चार धाम रूट पर ट्रैवल और स्मूथ हो जाएगा। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों पर निशान लगने शुरू हुए तब लोगों को एहसास हुआ कि इस डेवलपमेंट की कीमत शायद बहुत ज़्यादा होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ों को हटाने की प्रोसेस शुरू हुई और जैसे ही ये खबर फैली, पूरा एरिया प्रोटेस्ट का सेंटर बन गया। स्टूडेंट्स हो, लोकल रेजिडेंट, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और आम लोग सब एक साथ आ गए, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये उनकी पहचान थे, उनकी सांस थे और उनके बच्चों का फ्यूचर थे। जब मशीन्स पेड़ों की तरफ बढ़ने लगी तब लोग भी पेड़ों की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें काटने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए। कई लोग पेड़ों से चिपक गए, किसी ने कहा पहले हमें काटो, पहले हमें हटाओ, फिर पेड़ काटना। ये तस्वीरें देखकर कई लोगों को 1970 का मशहूर चिपको आंदोलन की याद आ गई, जब उत्तराखंड की महिलाओं ने भी पेड़ों को गले लगाकर जंगल बचाने की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन क्या इस बार भी वही इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है या इस बार फैसला कुछ और होगा? जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्शन मोड में आ गया। रोड के आसपास पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, बैरिकेड्स लगाए गए और कई जगह प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच तनाव की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना था और दूसरी तरफ लोग सिर्फ एक बात पर अड़े रहे, पेड़ बचाओ। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये दो अलग सोच के बीच की टक्कर बन चुका था। इस दौरान कुछ लोग जगहों पर फिर दर्ज होने पर और लोगों को रोकने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद ये मुद्दा
सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, नेशनल मीडिया भी इस इशू को कवर करने लगी। सोशल मीडिया पर सेव ट्रीज और एनवायरनमेंट को लेकर हजारों पोस्ट शेयर होने लगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पेड़ काटेंगे या नहीं, सवाल ये था क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये रोड सालों से हैवी ट्रैफिक का प्रेशर झेल रही है। पीक टूरिस्ट सीजन में घंटों तक जाम लगता है, इमरजेंसी व्हीकल को निकालने में दिक्कत होती है और चार धाम यात्रा के दौरान ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। अथॉरिटीज़ का मानना है कि अगर रोड को वाइडन नहीं किया गया तो फ्यूचर में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी दोनों बड़े चैलेंज बन सकते हैं। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना फ्यूचर की ज़रूरत है। बेटर रोड्स का मतलब सिर्फ फास्ट ट्रेवल नहीं होता, बल्कि लोकल बिजनेस, टूरिज्म, इमरजेंसी सर्विसेज और रीजनल कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। अगर अगर सिर्फ इस एंगल से देखा जाए तो प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन इसी जगह से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। प्रोटेस्टर का कहना है कि रोड बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए हजारों पेड़ काटना सलूशन नहीं हो सकता। उनका मानना है कि प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेवलपमेंट भी हो और जंगल भी बचे। कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि रोड डिज़ाइन, अलाइनमेंट और इंजीनियरिंग के कुछ ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किए जा सकते हैं ताकि नुकसान कम हो। एक पेड़ को काटना सिर्फ लकड़ी काटना नहीं होता, एक पेड़ को बड़े होने में कई साल, कभी कभी कई दशक लग जाते हैं। उसकी छाँव में कितने परिंदे घर बनाते हैं, कितने जानवर उस पर डिपेंड करते हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी ज़िंदगी में एब्ज़ॉर्ब करता है। ये सब चीज़ें किसी मशीन से दोबारा तुरंत क्रिएट नहीं की जा सकती। लेकिन अभी तक हम सिर्फ पेड़ों की बात कर रहे थे। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रीज़ का इश्यू नहीं है, बल्कि एक ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी मुद्दा है जहाँ से रोज़ जंगल का असली मालिक गुजरते हैं, हाथी। अगर उनका रास्ता बदल गया तो इसका असर सिर्फ जंगल पर नहीं, इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। आखिर एलिफेंट कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी का जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। जब भी हम जंगल की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले पेड़ आते हैं, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं होता। जंगल एक पूरी दुनिया है जहाँ पर पेड़, हर पंछी, हर जानवर और हर छोटा सा कीड़ा भी एक दूसरे से जुड़ा होता है, और इसी दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एलिफेंट कॉरिडोर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजाजी लैंडस्केप के आसपास कुछ नेचुरल रूट्स हैं जिनसे हाथी सालों से एक जंगल से दूसरे जंगल तक आते जाते रहते हैं। ओके, नाउ ये कोई नए रास्ते नहीं है, बल्कि नेचर ने खुद बनाए हुए कॉरिडोर्स हैं। मतलब सोचो, नेचर के खुद के बनाए कॉरिडोर्स, कितना इंटरेस्टिंग है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से एनवायरमेंटल ग्रुप्स को डर है कि अगर इन एरियाज में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ तो वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ सकता है। ओके, तो सोचिए, अगर आप रोज एक ही रास्ते से घर जाते हैं और एक दिन अचानक वो रास्ता बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल वही सिचुएशन वाइल्ड लाइफ के साथ भी हो सकती है। जब उनके नेचुरल मूवमेंट्स में बदलाव आता है तो कभी कभी एनिमल्स गांव या हाईवेज की तरफ भटक सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स प्लानिंग और मिटिगेशन मेजर्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नाउ बात करते हैं कि इसी डर की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। किसी ने पोस्टर उठाया, किसी ने स्लोगन लगाया और कई लोग चुपचाप सिर्फ एक पेड़ को गले लगाकर खड़े हो गए। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन बिना सोच विचार के नेचर को नुकसान पहुंचाने के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। ओके, तो इसी मूवमेंट को देखकर बहुत से लोगों को 1970 में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसकी याद आ गई। उस वक्त भी उत्तराखंड के पहाड़ों में लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया था। वो आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये समझने की लड़ाई थी कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं होते, जंगल जिंदगी होते हैं। आज जब ऋषिकेश की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई लोग पूछ रहे हैं क्या हिस्ट्री दोबारा खुद को रिपीट कर रही है? एक मैच्योर पेड़ को बड़ा होने में 40 से 50, कभी कभी 100 साल तक लग जाते हैं। अब आप सोचो
कि उसे काटने में सिर्फ कुछ मिनट लगती है। जैसे कि एक घर को बनाने में 1 साल 2 साल तक लग सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी। सेम उसी तरीके से एक पेड़ को बड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं और सिर्फ कुछ मिनट में हम उसको काट देते हैं। तो बात सिर्फ वही है कि अगर हमें कोई चीज़ बिगाड़नी है तो हम उसको मिनटों में बिगाड़ सकते हैं और तोड़ फोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो उसमें सालों का टाइम जा सकता है, सालों की मेहनत जाएगी, तभी वो चीज़ एक बेटर वे से क्रिएट होके नजर आएगी। ठीक है, तो नेचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हमें बिना कुछ मांगे देती रहती है। साफ हवा देती है, ठंडी छाँव, बारिश का बैलेंस और एक हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम नेचर से सिर्फ लेते ही चले जाते हैं तो एक दिन वो बैलेंस टूटने लगता है। अब इस पूरे मामले की नज़र सिर्फ ऋषिकेश पर नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है नहीं। क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव होगा, क्या एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में कोई बेहतर बैलेंस निकलेगा। सो अब आप ये सोचो कि पेड़ बचाना कितना ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि इस धरती पे ना अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस प्रोग्रेस तरक्की 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 करते रहेंगे। आई नो कि इंटरनेट आ गया है, आई नो कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आई नो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसने इंसान की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया है। लेकिन इस आसानी के चक्कर में हमने अगर अपनी नेचर को खोया तो हम इंसानों की जो ज़िंदगी है ना वो धूल की तरह बिखर जाएगी और हमें खुद पता भी नहीं चलेगा। तो अब पूरे देश की नज़र एक और जगह टिक गई है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट के बीच टकराव होता है तो सिर्फ इमोशन से नहीं, लॉ और एविडेंस से भी फैसला होता है। इस मामले में भी कोर्ट के सामने सबसे बड़े सवाल ये हैं, क्या डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच सही बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ अथॉरिटीज का कहना है कि रोड वाइडनिंग पब्लिक इंटरेस्ट में है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी और फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। दूसरी तरफ एनवायरमेंटल ग्रुप्स और कई लोकल रेजिडेंट्स का मानना है कि अगर प्लानिंग में और ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएं तो नेचर को कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से ये मुद्दा इतनी बड़ी डिबेट बन गया है। सच ये है कि इस कहानी में कोई एक विलन नहीं है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी असली है और जंगल की इम्पोर्टेंस भी रियल है। एक तरफ रोज के ट्रैफिक जैम्स हैं, दूसरी तरफ वो पेड़ हैं जो शायद हमारे पैदा होने से भी पहले से खड़े हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स बार बार एक ही बात कहते हैं, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। दुनिया का कई देशों में हाईवेज और ऐसे उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, अंडरपासेस और ओवरपासेस बनाए गए ताकि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट का नेचुरल मूवमेंट भी बना रहे। इस तरह की प्लानिंग पर इंडिया में भी कई प्रोजेक्ट में काम हुआ है। इसलिए सवाल सिर्फ रोड बनाने का नहीं है, रोड कैसे बनाई जा रही है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सपोज एज अ एग्जाम्पल समझते हैं, एक पेड़ की वैल्यू सिर्फ उसकी लकड़ी से नहीं होती। एक पेड़ है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, वो उसकी ब्रांचेस पर घर बनाते पक्षी, उसकी शेड में बैठे लोग यानी कि पेड़ की छांव में जो लोग बैठते हैं, उसकी वजह से ठंडी रहती है ज़मीन और उससे मिलने वाली साफ हवा। इन सब की कोई मार्केट प्राइस नहीं होती, ये सब फ्री होता है क्योंकि ये सब हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, तो जो हमारी प्रकृति माँ है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक इंसान को, जितने भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं जो जिंदा हैं। इसीलिए जब भी एक पेड़ गिरता है सिर्फ एक ट्रंक नहीं गिरता, नेचर का एक छोटा सा हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, अथॉरिटीज अपने पक्ष रख रही है और कोर्ट अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ऋषिकेश की ये कहानी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी।
लेकिन एक बात तो तय है, ये डिबेट सिर्फ ऋषिकेश की नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर की डिबेट है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रोड बनेंगी या नहीं बनेंगी, असली सवाल ये है कि हम किस तरह का इंडिया अपनी अगली जनरेशन को देना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ चलिए चलते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ। जरा एक पल के लिए ना अपनी आंखें बंद करो, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, और सोचो अगर कल सुबह आप बाहर निकले और हर तरफ सिर्फ कंक्रीट हो, ना पेड़ की छाया हो, ना पंछियों की आवाज हो, ना ठंडी हवा का एहसास, तो क्या वैसे शहर में रहना वाकई प्रोग्रेस कहलाएगा, तरक्की कहलाएगा? हम सब डेवलपमेंट चाहते हैं, बेहतर रोड चाहते हैं, फास्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी, लेकिन एक और सच, हम साफ हवा भी चाहते हैं, साफ पानी भी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट भी जहां हमारे बच्चे खुलकर सांस ले सकें। एक 80 या 100 साल पुराना पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, उसने कई जनरेशन देखी होती है। उसकी शाखों पर कितने बर्ड्स ने, कितने पक्षियों ने घर बनाए होते हैं, कितने मुसाफिरों ने उसकी छाँव में आराम किया होता है, और कितनी बार उसने बिना कुछ मांगे हमें ऑक्सीजन दी, और फिर एक दिन बस कुछ मिनट में वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये वीडियो किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ या सपोर्ट में नहीं है, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम डेवलपमेंट और नेचर के बीच एक बेहतर बैलेंस ढूंढ सकते हैं? क्या इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, अथॉरिटीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं जहां रोड भी बने और जितने हो सके नेचर भी बच सके? ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां लोग शांति ढूंढने आते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ एक 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 पेड़ की कहानी है, इतने लोगों को इमोशनल कर दिया कि वो लोग आज उस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि पेड़ बचाओ। हम अक्सर कहते हैं फ्यूचर हमारे बच्चों का है, लेकिन फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, फ्यूचर उन जंगलों से भी बनता है जो बारिश को संभालते हैं, उन पेड़ों से जो हवा को साफ रखते हैं, और उन नदियों से जो जिंदगी देती है। रोड्स दोबारा बन सकती हैं, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस भी दोबारा बन सकते हैं, लेकिन एक 100 साल पुराना पेड़ दोबारा 100 साल में ही बनेगा। इसीलिए शायद असली प्रोग्रेस सिर्फ तेज चलने में नहीं बल्कि इतनी समझदारी से चलने में है कि हम अपने साथ नेचर को भी, प्रकृति को भी, प्रकृति माँ को भी लेकर साथ चल सके, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा विनाश ही होगा। क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तभी बारिश बचेगी, बारिश बचेगी तभी नदियाँ बचेंगी, और जब नदियाँ बचेंगी तभी ज़िंदगी बचेगी। इसीलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन नेचर भी उतना ही ज़रूरी है। और जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, शायद हमें ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए खुद से, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या सिर्फ अपने फ्यूचर से समझौता कर रहे हैं? मैंने आपको जो पेड़ का पूरा एग्जाम्पल दिया, ये कहानी सिर्फ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रकृति के बिना इंसान ज़ीरो है, प्रकृति के बिना जानवर, पंछी, सारे के सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा है, जिनके अंदर सांसें चल रही है, ये जो सांसें है, एक इंसान, मैंने लाइक आए ना जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जो अपनों को खो देते हैं कि जब उनकी सांसें रुक जाती है। तो जो ये हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, ये किससे मिलती है? ये पेड़ से मिलती है। किसी भी इंसान के शरीर में 1000 बीमारियां लग सकती है, बट जो सांस है ना, आई नो कि हर एक इंसान की सांसें भगवान ने गिन के भेजी है, जो कोई भी वो है एक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जो सांसें हैं ये भगवान ने हमें दिया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें डेली थैंक यू बोलना चाहिए उन पेड़ों को जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी प्रकृति माँ की रक्षा करनी चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो इट इज़ सो इमोशनल टॉपिक, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और इस वीडियो को देखने के लिए ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
and that's it. Thank you.